हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका आज की प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज का पहला आर्टिकल कवर करेंगे जो बात करेगा वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट के बारे में। पहली बात, ये कहाँ हुआ है? नीदरलैंड्स में। नीदरलैंड्स में एक शहर है रॉटरडैम, वहाँ पर। रॉटरडैम का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपको याद आनी चाहिए वो है रॉटरडैम कन्वेंशन। तो मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज़ रॉटरडैम कन्वेंशन? किस चीज़ के बारे में रॉटरडैम कन्वेंशन बात करता है? आपको पता होना चाहिए, हजार्डस केमिकल के बारे में बात करेगा रॉटरडैम कन्वेंशन। और उसी शहर में ये समिट हुई है वर्ल्ड हाइड्रोजन को लेकर। इसमें इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उन्होंने एक पवेलियन बनाया। क्यों भाई? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर क्या क्या काम कर रहा है। तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर में क्या इंडिया कोई मिशन है? तो बिल्कुल, इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक विजन है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर। इंडिया का एक नेशनल प्लान है जहां इंडिया भारत देश को एक ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी में बदलना चाहता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो वो एक क्लीन एनर्जी सोर्स की तरह डेवलप किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन जितना इस्तेमाल होगा उसमें इमिशन बहुत कम होगा। नॉर्मली अगर आप कोल या बाकी गैसेस का इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेंट क्रिएट करता है। इसके लिए भारत का मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जहां हमने ये एम रखा हुआ है कि 5 मिलियन मैट्रिक टन हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030। तो जो इंडिया इसके लिए कार्य कर रहा है स्टील इंडस्ट्री में, बाकी इंडस्ट्रीज में, जिसको चेंज करके इस तरह पुश किया जा रहा है, उसको दर्शाने के लिए एक बड़ा अच्छा स्टॉप था ये, जहां पर इंडिया ने खुद का एक बड़ा पवेलियन बनाया। अब मेरा सवाल है, ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, कैसे बनता है, किस टेक्नोलॉजी से बनता है? सो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी का यूज होता है जहां इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको हम कहते हैं। हमें पता है हाइड्रोजन बहुत लाइट एक फ्यूल होता है और ग्रीन हाइड्रोजन अगर आप यूज करते हो तो वो बिल्कुल क्लीन सोर्स है कंपेयर टू अगर आप कोल या बाकी चीजों का इस्तेमाल करो। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए होता यह है कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करते हो। एक केमिकल प्रोसेस है जिससे आप पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर देते हो। ठीक है, H2O से आप H2 और O2 को अलग अलग कर देते हो और उससे आप हाइड्रोजन क्रिएट करते हो। इसमें आप बिना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किए हुए एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन बनाते हो और इसका इस्तेमाल आप फ्यूल की तरह करते हो। तो बहुत सफल एक तरीका है और इसी के लिए भारत इसका इस्तेमाल करना चाहता है एज अ क्लीन सोर्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सेक्टर्स। तो यहाँ इसलिए इंडिया का एफर्ट भी है, इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी है। उसका टारगेट क्या है ये पता होना चाहिए। जो समिट है वो कहाँ हुआ था और इसके लिए एक पोर्टल भी गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। और यही नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसके लिए एक ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप करने की बात करी, DST ने, जिसके तहत भारत बड़े लेवल पे ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर पाएगा। तो व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? जिसके तहत आप हाइड्रोजन बनाते हो बिना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किए हुए, यानी आप वाटर को तोड़ते हो। कैसे तोड़ोगे भाई? इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करते हुए आप तोड़ोगे, जो केमिकल टेक्निक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा, जो एक प्योर सिस्टम है। और इसके लिए क्या होता है, आप जैसे आपने बचपन में पढ़ा भी होगा स्कूलों में, कैथोडिक रिएक्शन और एक एनोडिक रिएक्शन होता है। उसमें आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तोड़ तोड़ के अलग कर देते हो। तो क्लीन एनर्जी की तरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा। भारत का मिशन है 5 मिलियन मेट्रिक टन्स का। ये हमने समझ लिया। कहाँ पर ये कन्वेंशन हुआ, रॉटरडैम कन्वेंशन क्या होता है आपको पता लग गया होगा। अगला, खेतरी कॉपर माइन न्यूज में है। कहाँ है खेतरी कॉपर माइन? तो असल में हिस्टोरिकली भी इलाका जाना जाता है कॉपर के प्रोडक्शन के लिए और ये है राजस्थान में। यहाँ पर जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, अगेन उनकी एक माइन में 14 ऑफिशियल्स फंस चुके हैं। और कहाँ हुआ है? नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट, जो जगह है राजस्थान में, वहां पर। अब पहली बात, ये जगह कहाँ है? तो अरावली का रीजन, जो अरावली माउंटेन रेंज जो है उसके पास ये रीजन है, नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट, जहां पर कॉपर बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है और राजस्थान जाना जाता है अपने कॉपर प्रोडक्शन के लिए। एक इंपॉर्टेंट रीजन जो है खेतरी माइल्स का, बिल्कुल आप देखो तो यहाँ पर खेतरी माइल्स है राजस्थान में, अरावली के ठीक नीचे। अरावली रेंज में ही आपके रायसीना हिल्स आता है। रायसीना हिल्स क्या है? जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, वो रायसीना का इलाका, वो भी अरावली का ही पार्ट है। तो वहीं उसके नीचे आपका खेतरी का इलाका राजस्थान में होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूस किया जाता है। और यहीं पर नीम का थाना में जो एक माइन है, उसमें ही क्या हुआ, कौन सी माइन है? कोल्हान कॉपर माइन, जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ जिसमें कई सारे ऑफिशियल फंस चुके हैं। अब खेतरी और कोल्हान में लगभग 1 मिलियन टन ओर की कैपेसिटी है। इस रीजन में ढेर सारे और डिपॉजिट्स हैं, खेतरी, कोल्हान, बनवास, चंदमरी, धानी, बासरी, अकावली, मुरादपुर, पचेरी। जितने नाम है ये आपको पता हो या ना हो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। क्या रीजन है, क्या लोकेशन है, ये पता होनी चाहिए। इसको डेवलप करना खेतरी माइन को शुरू किया था नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन ने। और अभी अगर देखा जाए तो कॉपर को एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स की तरह देखा जाता है। अर्थ की क्रस्ट में, यानी ऊपरी सतह पर मिलता है। इसका इस्तेमाल कई चीजों की डेवलपमेंट में बनाया जाता है और आयरन के बाद सर्वाधिक मेटल किसी का यूज किया जाता है। नॉन फेरस मेटल इज सेकंड लार्जेस्ट नॉन फेरस मेटल जिसका इस्तेमाल होता है, वो है कॉपर। अराउंड 25 मिलियन टन 2020 में यूज किया, इसकी डिमांड थी। और
जो उसका खनन है दो तरीके से होता है, एक होता है ओपन पिट, यानी आप पूरे इलाके में ओपनली खनन करते हो फिर यहाँ से लेके जाते हो। दूसरा होता है अंडरग्राउंड, जिसमें अंडरग्राउंड आप माइन बनाते हो फिर नीचे जाकर आप अंडरग्राउंड माइनिंग करते हो। ओपन पिट 80% कॉपर के प्रोडक्शन में होता है यूज ओपन पिट माइनिंग। खुले में अगर आप माइनिंग करोगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, दिक्कत क्या आ सकती है, यहाँ दिक्कत ये आ सकती है कि बाद में अगर आप ओपन पिट में खनन कर रहे हो तो कल को ये माइन इलाका खुला है, हो सकता है यहाँ भूस्खलन हो जाए, हो सकता है ये एरिया में और त्रासदियां आ जाए, पोल्यूशन बढ़ सकता है। इसलिए कोशिश की जाती है कि ऐसा ना हो, पर मेनली यही किया जाता है। और अगर हम रिजर्व की बात करें, जो हमसे पूछा जाता है रिसोर्सेज के बारे में, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कॉपर है वो राजस्थान में मिलता है। 52 पॉइंट के आसपास जो आपका 52.25% जो प्रोडक्शन है, जो एरिया है वो आपका राजस्थान में है, और अराउंड 23% मध्य प्रदेश में है और 15% झारखंड में है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अभी मध्य प्रदेश है कॉपर का, उसके बाद राजस्थान आता है। इन दोनों में एक रेस थी है, कभी राजस्थान कभी मध्य प्रदेश। इंडिया में जो कॉपर है वो लो ग्रेड कॉपर होता है, इसलिए भारत को कुछ कॉपर इंपोर्ट भी करना पड़ता है। ग्लोबली दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो चिली। चिली साउथ अमेरिका में है, चिली और पेरू उसके बाद 2 नंबर पे आता है। और जो सबसे बड़ी माइंस है दुनिया की, स्कॉल्डिडा और कोलाहुआसी, ये असल में कॉपर की माइंस है जो चिले में है। नाम याद देख लीजिए, स्कॉल्डिडा एंड कोलाहुआसी। इसके बाद पेरू आता है जिसमें 10% प्रोडक्शन होता है। तो दुनिया में सर्वाधिक जो ग्लोबल कॉपर प्रोडक्शन है 27% चिली में होता है और 10% पेरू में होता है। ये दोनों ही साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, ठीक है। पैटागोनिया का डेजर्ट नाम आपको याद होगा। साउथ अमेरिका का मैप ड्रॉ करें तो इस रीजन में आपको देखने को मिलता है, हालांकि मैंने इंडिया ही ड्रॉ कर दिया। जो पेरू और चिले का रीजन है, यहाँ सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। अभी अब देखो रिसेंटली चिले नंबर 1 पर है, पेरू नंबर 2 पर है। फिर चाइना में भी काफ़ी मात्रा में कॉपर मिलता है। इसमें आपको पोलैंड है, रशिया है, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया इसमें बहुत पीछे है, इसलिए इंडिया को इंपोर्ट भी करना पड़ता है। इसलिए इंडिया के लिए ज़रूरी है कि इंडिया अपना प्रोडक्शन बढ़ाए। और खेतरी माइंस के इलाकों में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं कि आप ओपन पिट माइनिंग करते हो, या फिर जो आप माइंस का यूज़ अंडरग्राउंड जब कर रहे होते हो तो ऊपर आप ध्यान से उसकी जो आपकी माइंस है उसमें स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं करते, इसलिए उसके गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए बार बार भारत में माइंस रिलेटेड एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, ठीक है। जो इंसिडेंट हुआ ये कहाँ हुआ, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की माइन थी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कैसी कंपनी है, तो असल में एक मिनी रत्न कंपनी है जो 1967 में बनी थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आती है। तो मेरा आपसे सवाल है कि गवर्नमेंट रत्न और महारत्न में कैसे डिफरेंशिएट करती है, क्या डिफरेंस होता है महारत्न कंपनी में और एक मिनी रत्न कंपनी में। महारत्न कितने हैं भारत में, तो अभी भारत में 12 महारत्न कंपनीज हैं और 17 नवरत्न कंपनी है। तो व्हाट आर नवरत्न, व्हाट आर महारत्न, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात आती है कि गवर्नमेंट के पीएसयूज होते हैं जिनमें कंपनी सरकार खुद पैसा लगाती है। सबसे पहले जो मिलता है वो होता है मिनी रत्न, सबसे छोटे लेवल का जो होता है मिनी रत्न होता है। मिनी रत्न में 2 कैटेगरी होती है, मिनी रत्न 1 और 2, जिसमें आपका लगातार प्रॉफिट 3 साल दिखा दिया किसी कंपनी ने, 3 साल लगातार प्रॉफिट है और 30 करोड़ से ज़्यादा अगर 1 साल उन्होंने दिखाया प्रॉफिट, तो उसको कहते हैं कि मिनी रत्न 1 में है ये। अगर किसी पीएसयू के प्रॉफिट लगातार 3 सालों से पॉजिटिव रहा है तो मिनी रत्न 2 में गिनी जाती है। लेकिन अगर कोई मिनी रत्न कंपनी जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और 60 स्कोर लेके आती है, कंपोजिट जो शीट होती है उसमें लगातार 5 में से 3 साल इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, तो उसको आप फिर कंसिडर करते हो नवरत्न में। जैसे आपका नालको हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गई। फिर बात आती है महारत्न कंपनीज की, तो महारत्न उसको मिलता है जिसके पास पहले ही नवरत्न का एक बैज है और 25,000 करोड़ से ऊपर का जिसका एनुअल टर्नओवर है, उसको ही आप महारत्न की उपाधि देते हो। या तो 15,000 करोड़ पिछले 3 सालों में हो या 25,000 करोड़ से ऊपर का एनुअल टर्नओवर हो, तब किसी कंपनी को दिया जाता है। नेट प्रॉफिट जो है 5,000 करोड़ से ऊपर का अगर पिछले 3 सालों में, तो भी आप उसको आप महारत्न दे सकते हो। तो पहले आता है मिनी रत्न, फिर नवरत्न और फिर महारत्न। तो इसमें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इज अ मिनी रत्न। महारत्न बनने के लिए 25,000 करोड़ का आपका टर्नओवर होना चाहिए एनुअल, उससे ज्यादा, या फिर एवरेज नेटवर्थ 15,000 करोड़ की पिछले 3 साल में होनी चाहिए, या फिर प्रॉफिट आपका 5,000 करोड़ का ऊपर होना चाहिए पिछले 3 सालों में। ये होता है डिवीजन फॉर महारत्न, ठीक है। मिनी रत्न के लिए आपको 3 साल से ऊपर लगातार प्रॉफिट दिखाना है, 30 करोड़ से ऊपर का प्री टैक्स प्रॉफिट पिछले 3 सालों में, तब आप मिनी रत्न बन जाते हो। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इज अ मिनी रत्न 1। अगला आर्टिकल है इग्ला एस के बारे में। इग्ला एस क्या है, एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। कितनी दूरी तक मारेगा ये, तो लगभग 6 किलोमीटर की रेंज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये कुछ इस तरह से होता है जिसको कंधे पे रख के आप
फायर कर सकते हो। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हो तो सनी देओल की फिल्मों में अक्सर ये दिखाया जाता था। ईगल आइस असल में एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कोई व्यक्ति, कोई सिपाही अपनी कंधे पे इसको लेके फायर करेगा। हॉलीवुड की फिल्मों में बहुत देखते हो, अगर किसी छोटे मोटे एरियल डिवाइस को, जो एयरक्राफ्ट उड़ रहा है या कोई शिप अगर वहां से गुजर रहा है, कॉम्बैट शिप, तो उसको आप तबाह कर सकते हो। तो लो लेइंग एयरक्राफ्ट के लिए है, जिसको आप डिटेक्ट करके उसे हेलीकॉप्टर्स को अटैक करके खत्म कर सकते हो। ये रशिया के साथ इंडियन आर्मी अब एक्वायर करने वाली है ईगल आइस, जो शॉर्ट रेंज के डिस्टेंस के लिए है। इसमें लॉन्च ट्यूब होता है, ग्रिप स्टॉक होता है, इतना रेलेवेंट नहीं है सब, एक इंसान के द्वारा ही यूज किया जा सकता है। और इन्फेंट्री यूनिट जो होता है, जो आपके सिपाहियों का दस्ता होता है, वह बहुत कारगर हो सकता है ये। और किसी भी वेदर कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे दिन हो या रात हो। आपको दिखना चाहिए कि टारगेट क्या है और आपके पास थोड़ी सी कैपेसिटी होनी चाहिए फायर करने की, आप बिल्कुल उस चीज को उड़ा सकते हो। अब मैन पैड्स क्या होते हैं? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स, यानी जिनको कोई इंसान अपने कंधों के ऊपर या एक व्यक्ति हैंडल करके लाइट वेट तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, सरफेस टू एयर किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए या किसी हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए, उसे हम कहते हैं मैन पैड्स, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। नॉर्मली एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे आप आयरन डोम की बात करते हो या S-400 की बात करते हो, वो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होता है। ये छोटा एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे ही आपके पास हथियार है, कोई आपको एयरक्राफ्ट दिखा, आते टाइम मिसाइल दिखी, आपने उसको उड़ा दिया, तो वो होता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। और इसको जल्दी एक्वायर किया गया था क्योंकि भारत को लगातार खतरा दिख रहा था रिसेंटली, बॉर्डर के इलाकों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जा सकता है, जो हमारी ऑपरेशनल शॉर्टकमिंग है स्पेसिफिकली चाइना या पाकिस्तान के साथ, उसको कंट्रोल करने के लिए। उरी अटैक या बालाकोट स्ट्राइक्स में देखा गया कि इसकी हमें और ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर लद्दाख में भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसका चाइना के केस में, इसलिए ईगल आइस को एक्वायर किया गया। ईगल आइस कहाँ क्या है? रशिया का क्या है? मैन पैड्स है, पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला आर्टिकल बात करेगा एलिमिनेशन ऑफ मर्करी पॉल्यूशन का। कुछ देशों ने, जैसे अल्बानिया, बर्किनो फासो, इंडिया, मोंटेनेग्रो और युगांडा ने साथ आकर $134 मिलियन का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसके तहत वो मर्करी का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं मेडिकल डिवाइसेस में। क्या है भाई मर्करी? मर्करी का इस्तेमाल, आपने थर्मामीटर यूज किया होगा, तो मर्करी एक बहुत ज्यादा, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, एक ऐसा मेटल है जो अगर आपको बुखार में आपने थर्मामीटर यूज किया, तुरंत वो आपको लाइन दिख जाती है, वो तुरंत आपकी बॉडी की हीट को पकड़ के मरकरी आगे की तरफ भागता है, जो दिखाता है इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर। लेकिन मरकरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है इंसान की सेहत के लिए। अगर मरकरी आपने गलती से निगल लिया या आपका शरीर एक्सपोज हो गया, उससे तो आपका बहुत बुरा हाल हो सकता है, आपकी मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए मरकरी को हटा के अब इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स आ चुके हैं। उसी प्रकार से सीमेंट इंडस्ट्री हुआ, कई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हटाने की पूरी कोशिश है। और हेल्थ कंपोनेंट से तो बहुत ज्यादा इसको निकालना जरूरी है। तो यूएनईपी ने भी पहले एक प्रोजेक्ट निकाला था, फेजिंग आउट मर्करी डिवाइस, डब्ल्यूएचओ के सपोर्ट से था, कि इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद किया जाए, इसके मैन्युफैक्चरिंग को बंद किया जाए, थर्मोमीटर और स्फाइगोमैनोमीटर्स पे, जिसमें आप ब्लड प्रेशर का भी इस्तेमाल करते हो नापने के लिए। तो अब एडेप्शन करके इसको और बेहतर तरीके से हटाने के लिए बाकी क्या अल्टरनेटिव्स हैं, उसको डेवलप करने की कोशिश है भारत के द्वारा भी, और भारत इन देशों के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। मरकरी नॉर्मली भारत जो अर्थ के क्रस्ट है, ऊपरी सतह यहाँ मिलती है, टॉप 10 केमिकल्स में से एक है। इसका इस्तेमाल क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें विजिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी है, इसलिए कई सारे केमिकल माइनिंग प्रोसेसेस में, थर्मोमीटर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। वॉल्केनिक इरप्शन जब होते हैं या फिर जब आप सीमेंट इंडस्ट्री बनाते हो, तो यहाँ पर इसका निकलना एक नॉर्मल सी बात है, और इसको कम करने के लिए लगातार कोशिशें की जाती है। इसके लिए एक मीनामाटा इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंस था वो भी हुआ था, मीनामाटा जापान में है। तो लगातार हम ये चाहते हैं कि कंज्यूमर गुड्स में, जैसे बल्ब हो गई, बैटरी हो गई, वेस्ट में इसको हटाया जाए, उसको मैनेज किया जाए, ताकि ह्यूमन एक्सपोजर कम हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में इसका प्रोडक्शन कम हो। अगर प्रोडक्शन जरूरी है तो जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको ठीक से डिस्पोज किया जा सके। जो मरकरी पॉल्यूशन है, किडनी, आंखों को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक को खराब कर देता है। आप अंधे हो सकते हैं, आपकी आंख देखने की क्षमता जा सकती है, आपकी समझने की क्षमता खत्म हो सकती है। इन सभी चक्करों में इसको हटाने की बात लगातार की जा रही थी। इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए कि भारत इसमें आगे आ गया है। मीनामाटा डिजीज इसलिए हुआ था कि जापान में पानी में मरकरी का कंटेमिनेशन हो गया था, तो फिर इसको रोकने के लिए मीनामाटा कन्वेंशन हुआ था मरकरी में, 2013 में इसको अडॉप्ट किया गया, 17 में इन्फोर्स किया गया कि आपको मरकरी का उपयोग कम करना है, क्योंकि मीनामाटा जो जगह है जापान में, 1950s में ये डिजीज ऑकर हुई थी। तो इंडिया भी रेटिफाई कर चुका है इसको मीनामाटा के ऊपर, और लगातार इसके प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए भारत ने जिन देशों के साथ काम किया है, अल्बानिया, बर्किनो फासो, मोंटेनेग्रो और युगांडा के साथ मिलकर $134 मिलियन का प्रोजेक्ट ये स्टार्ट किया है टू कट ऑफ मरकरी प्रोडक्शन। अगला आर्टिकल बात करता है कंवर लेक के बारे में, कंवर ताल के बारे में। ये क्या है? ऑक्सबो लेक है। मान लीजिए एक रिवर बह रही है, रिवर बह रही है, यहाँ पर मान लो एक इलाका है,
यहाँ पर थोड़ा सा पानी जमा है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये इलाके में रिवर का जो फ्लो है वो चेंज होता चला गया, रिवर इधर बह गई और यहाँ पर एक लेक सी रह गई। ठीक है, रिवर ऐसे ऐसे होते होते रिवर और आगे खिसकती चली गई। तो एक पॉइंट आया, रिवर यहाँ से बहने लग गई और यहाँ एक गड्ढा सा रह गया जिसमें पानी जमा है, तो एक लेक बन गई। इसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। देखो रिवर जब बहती है तो कुछ इस तरह से बहती है, मान लो यहाँ से बहती है, ये जो इलाका यहाँ कुछ पानी जमा रहेगी और यहाँ पर आपका फिर एक लेक बन जाती है जब वो अपना कोर्स बदलती है, उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। तो एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक बेगूसराय में है, बिहार में, और उसकी स्थिति बहुत खराब है और अभी तक किसी भी इलेक्शन में उसकी कोई बात नहीं की गई। जहां पर इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये पहले किस रिवर से बनी है, तो गंडक से बनी है, रामसर कन्वेंशन साइट में लोकेटेड है और लगातार इसका एरिया कम होता जा रहा है, इसलिए इसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासतौर पर माइग्रेटरी बर्ड, लोकल बर्ड यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल साइट है, न्यूज़ में नहीं रही लेकिन इलेक्शन उसकी बात नहीं की गई, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। ये वेटलैंड रामसर साइट है, बिहार की इकलौती रामसर साइट है। इसको सेंट्रल एशियन फ्लाईवे और जो 58 माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो यहाँ आती है, रुकती है, रेस्ट करती है, रिफ्यूल करती है, और लोकल कम्युनिटी के कल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इसको पूरी तरह इग्नोर किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक कहाँ है, तो बिहार के बेगूसराय में, इट्स कॉल्ड एज कंवर झील या कंवर लेक इसे कहते हैं। और ये रामसर कन्वेंशन में भी बिहार की इकलौती एंट्री है। रामसर कन्वेंशन, रामसर इज एन सिटी इन ईरान, जहाँ पे 1971 में ये जगह ये ट्रीटी की गई थी, जिसमें ऑलमोस्ट 80 साइट्स इंडिया की आज ऐसी हैं जो रामसर साइट्स में है, जो वेटलैंड्स है उसको यहाँ गिना जाता है, जिनकी स्थिति बहुत खराब हो रही है। इसी में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी है, जिसके अंदर उन आप वेटलैंड्स को रखते हो जिनकी स्थिति और ज़्यादा खराब है। इंडिया की 80 रामसर साइट्स है, उनमें से एक बिहार में, विच इज योर दिस ऑक्सबो लेक, विच इज कंवर लेक। ठीक है, अब जानते हैं कि आपने कितना इसमें सही सही समझा। खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स इज इन राजस्थान। कॉपर रिजर्व राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर है। इग्ला एस इज अ मैन पोर्टेबल डिवाइस मैन्युफैक्चर्ड बाय रशिया। मिनाबाटा कन्वेंशन एम्ड एट सेफगार्डिंग ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम द हार्मफुल इंपैक्ट्स ऑफ मर्करी। कंवर लेक इज इन आंध्र प्रदेश। क्या ट्रू है क्या फॉल्स है बताइए, जल्दी से सोचिए, राइट आंसर्स देखिए कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। आई होप आपने सारे सही किए होंगे। ये था आज का डिस्कशन। अगर आप ऐसा और पीडीएफ कंटेंट चाहते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस लिंक पे जाके बेहतर तरीके से आपको और बहुत सारा कंटेंट से जुड़ा हुआ मिल जाएगा। ये था आज का डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे।